तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोरल हजार्ड इन डेप्थ। हम लोग कल मोरल हजार्ड इन देख चुके हैं, मोरल हजार्ड क्या होता है बॉन्ड मार्केट के अंदर। हम लोग देख चुके हैं इक्विटी मार्केट के अंदर मोरल हजार्ड क्या होता है, हम लोग कल बात कर चुके हैं। दैट इज मोरल हजार्ड क्या होता है कि बाद में इंफॉर्मेशन को छुपाया जाए, ट्रांजेक्शन होने के बाद इंफॉर्मेशन को छुपाया जाए। तो इक्विटी मार्केट में क्या, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कब, जब क्या एक फर्म का ऑनर और मैनेजर के बीच में इंफॉर्मेशन छुपाया जाए। तो फर्म का ऑनर है और मैनेजर, मैनेजर बहुत मेहनत से वर्क कर रहा है, लेकिन उसको जितना वर्क कर रहा है उतना पैसा मैनेजर को नहीं मिल रहा। तो मैनेजर क्या करेगा, फर्म की इंफॉर्मेशन को छुपाएगा, कुछ मैनेजर्स कुछ प्रॉफिट अपना छुपाएगा। दैट इज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, शेयर होल्डर से प्रॉफिट को छुपाएगा। ठीक है, ओ रमेश प्लीज माइक ऑफ कर लो अपना। खतरनाक फिल्टर लगाया। ठीक है, तो दिस इज मोरल हजार्ड प्रॉब्लम में प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ये था हमारा। फिर हम लोग बात की कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मैनेजर छुपा रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो सीसीटीवी कैमरा लगाओ, है ना, देखते रहो, विजिट करो, वहां पर जाओ, ऑफिस में जा करके देख। तो ये कॉस्टली, और कोई भी इंसान आपको पैसे नहीं देगा कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं, उसके लिए कोई भी इंसान नहीं देगा। ठीक है ना, इसलिए फ्री राइडर प्रॉब्लम के कारण हमारा ये प्राइवेट के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट वाले आए, गवर्नमेंट वाले बोले मैनेजर तुमको चोरी नहीं करना है, तुमको चोरी छिपे ये नहीं दिखाना कि हमको लॉस हो गया है, नहीं तो तुमको जेल में डालेंगे, समझ रहे हो ना, वरना तुमको जेल में डालेंगे, ये कानून ये पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। बट फिर भी मैनेजर छुपाता है, बाहर पैसे लेकर के जाता है ना, फ्रॉड करता है। फिर आया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कि जो फर्म था, ऑनर था, वो देख रहा है मैनेजर नहीं सुधर रहा है, ना तो मेरे से सुधर रहा है, ना तो गवर्नमेंट से सुधर रहा है, इस कारण हम कंपनी को वो बंद करते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या है कि दो तीन कंपनी जो जो दो तीन लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक बिजनेस के अंदर। सपोज ये बिजनेस हमारा क्या, सपोज ये बिजनेस हमारा है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तीनों लोग इंटरेस्टेड है। तो ये तीनों किस फंड देंगे, किसको, एक एक्सपर्ट है उस मार्केट के अंदर, उसको फंड ये तीनों देंगे। ठीक है ना, और फंड देने के बाद एक्सपर्ट इनको शेयर देगा, और ये फिर एक्सपर्ट सेमीकंडक्टर के न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, और फिर प्रॉफिट जो भी होगा डिवाइड करके कुछ अपना पार्ट रखेगा। इस तरीके से इसे कहते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म फिक्स होते हैं कि इतने लोग ही मैनेजर है, चार पांच मैनेजर हो गए, नहीं सॉरी, चार पांच फर्म के ऑनर हो गए। तो ये फर्म के ऑनर और इनके सिवा कोई भी नहीं, इनका जो है शेयर मार्केट के अंदर ये सोल्ड नहीं होते, शेयर मार्केट के अंदर इनका ये नहीं होता, कंपनी की वैल्यूएशन सोल्ड नहीं किया जाता, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। सो दिस इज, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या, वेंचर कैपिटल कि नहीं सॉल्व हो रहा है हमारा, तो क्या करेंगे हम, दो तीन फॉर्म मिला, पैसे दिया एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट वो न्यू बिजनेस में कर रहा है, और ये यस, और तीन चार लोग हैं, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सपर्ट के ऊपर ध्यान भी रख सकते हैं। दैट इज अवर वेंचर कैपिटल। तो इस तरीके से हम इलिमिनेट करते हैं। अब आता है मोरल हजार्ड इन डेप्थ मार्केट। डेप्थ मार्केट क्या है, कर्ज देने वाला मार्केट, जिसमें लोन दिया जाता है। मोरल हजार्ड क्या, इंफॉर्मेशन छुपाना, बाद में लोन देने के बाद इंफॉर्मेशन छुपाया जाए। तो बाद में क्या होगा, पहले इंफॉर्मेशन छुपा सकता है कि नहीं, गलत प्रॉपर्टी की पेपर दिखा सकता है, बट बाद में क्या इंफॉर्मेशन वो छुपाएगा कि आपने पैसा दिया है, आपके पैसे को वो गलत जगह इन्वेस्ट करे, है ना। जो पहले बोला था कि मेरे को ये काम करना है, इस पैसे से कार को खरीदना है, और पता चल रहा है उस पैसे से जाकर के आईपीएल में सट्टा लगा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट कर सकता है बाद में। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट्स क्रिएट मोरल हजार्ड। इस चीज को रोकने के लिए क्या करेंगे, ताकि वो आईपीएल में जाकर के वो गैम्बलिंग में पैसा नहीं लगाए, सट्टा में पैसा नहीं लगाए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कोलेटरल ले लेंगे, कुछ पैसा उससे ले लेंगे, कोलेटरल, उसका प्रॉपर्टी की पेपर ले लेंगे, जाओ गैम्बलिंग में लगाओ। पैसा अगर मेरा गया भैया, तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा जमीन मैं ले लूंगा,
तुम्हारा घर मैं ले लूंगा। तो ये चीज, और क्या चीज, उसको पैसे दो जिसका नेटवर्थ ज्यादा है। सपोज उस इंसान की 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज है उसका, और वो लोन ले रहा है 10 करोड़ का। उसका वेल्थ कितना का है? 100 करोड़ का। लोन ले रहा है 10 करोड़ का। ठीक है, ठीक है, किसी तरीके से हम पैसे को ले लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। पहला क्या, कि कोलेटरल लो, जिससे हमारा जिससे हमारा चांस डिफॉल्ट का क्या होगा? कम होगा, है ना। तो कोलेटरल अगर तुम ज्यादा लोगे तो डिफॉल्ट का चांस कम होगा, और कोलेटरल अगर कम लोगे, कोलेटरल तुम नहीं लिए, बिना प्रॉपर्टी, बिना कोई प्रॉपर्टी पेपर लिए हुए तुमने लोन दे दिया, तो डिफॉल्ट होने का चांस क्या है? ज्यादा होगा। गेटिंग? दैट इज इनवर्स। वैसे ही अगर नेट वर्थ अगर ज्यादा है जिस इंसान का, तो डिफॉल्ट होने का चांस कम है। क्योंकि क्या, उससे कभी भी तुम ले सकते हो, उसके कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज, अगर उस इंसान के पास नेटवर्थ कम है, पैसा ही नहीं है, तो क्या डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारा चीज, फिर हमारा क्या होता है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहला, थ्रू व्हाट? कोलेटरल। दूसरा, नेटवर्थ जिसका ज्यादा हो उसको लोन दो। तीसरा, रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है, रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट क्या होता है, ये बताइए कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट के थ्रू मोरल हजार्ड। मैं वो क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपको एक बार, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन रहा, आप देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन, तब आपको ज्यादा ज्यादा लगेगा कि हाँ पढ़ना मेरे लिए फायदेमंद। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट? What are the various type of restrictive covenant in debt contract and why? Getting my point? समझ रहे ना ये क्वेश्चन? क्या रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट है, और बताइए व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव। तो रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट देखिए क्या है। अब अगर पैसा दिए हैं आप किसी को, और आपके पैसा का गलत इस्तेमाल नहीं हो, तो आप पेपर के ऊपर लिख करके उसे दीजिएगा ना कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये चीज अपनाना है, तुमको इसमें पैसा नहीं लगाना है। दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट। दैट इज प्रतिज्ञा पत्र, टर्म एंड कंडीशन। यस और नो? प्रतिज्ञा पत्र के ऊपर आप उसे साइन कराएगा, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट। उसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिज्ञा पत्र। कॉन्विनेंट का मतलब, और रिस्ट्रिक्टिव का मतलब रोकना। वो प्रतिज्ञा पत्र जो रोकता है गलत रास्ते पे जाने से। जैसे 4 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट। पहला, डिस्करेज अनडिजायरेबल बिहेवियर, मतलब अनडिजायरेबल बिहेवियर को क्या करे? डिस्करेज करे। इस तरीका का रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट। जस्ट लाइक यूज ओनली टू फाइनेंस स्पेसिफिक एक्टिविटीज। आप बताएंगे सिर्फ यही यही चीजों में आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, आपको गैम्बलिंग में पैसे नहीं देना है, आपको कोई अच्छा ये जो है इस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, इसके फालतू आपको नहीं करना है। मेरे पैसे को करेंगे तो आपसे ये पेनल्टीज लेगी। इनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है उसको डिस्करेज करो, जो डिजायरेबल है उसको इनकरेज करो। जो अच्छा एक्टिविटीज है उसके बारे में बताओ, हाँ ये अच्छा एक्टिविटीज है, इसके अंदर तुम पैसे लगाओ, ये बेनिफिट होगा तुमको, है ना। तो ये चीज, कीप कोलेटरल वैल्यूएबल। इसका मतलब, आप मेरे पास जो जमीन का जो दिए है, या आपने जो फैक्ट्री का कागज मेरे पास दिया है कि ये फैक्ट्री है मेरा, उसका वैल्यूएबल, उसको वैल्यू रखना है। ये नहीं कि फैक्ट्री का कागज दे दिए और पता चला ग्राउंड पर जाकर के इस फैक्ट्री के अंदर तो 1 लाख भी इससे नहीं निकाल सकते। ये फैक्ट्री नहीं, ये कारखाना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से नहीं, आपने अगर फैक्ट्री का दिया है तो उसे छोड़ना है नहीं, उसे वैल्यूएबल रखना है। दैट इज द कीप कोलेटरल इन द गुड कंडीशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन का मतलब, आप सॉरी, आपको क्वार्टरली बताना होगा कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं, किसके अंदर पैसे लगा रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। तो आपको लगातार अपने एक्टिविटीज के बारे में पीरियोडिकली बताना होगा। समझ रहे हो ना, कि आपको कितना लॉस हुआ, बेनिफिट हुआ, आप अपने अकाउंटिंग को शो करें। बट प्रॉब्लम क्या है रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट में? रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट इज दैट मस्ट बी मॉनिटर एंड इन्फोर्स्ड। रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विनेंट क्या है? ये मस्ट जो होना चाहिए वो मॉनिटर्ड होना चाहिए और इन्फोर्स्ड होना। मतलब आप सिंपल अगर प्रतिज्ञा पत्र पे सिग्नेचर करा लिया, छोड़ दिया ऐसे ही, कि क्या वो कोलेटरल का ध्यान रख रहा है या नहीं, क्या वो सही
इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, क्या वो अच्छा एक्टिविटीज में एंगेज है या नहीं, आप ध्यान नहीं रख रहे, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, है ना। आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जो कहा है, जो प्रतिज्ञा पत्र है, उसको वो फॉलो कर रहा है। बट कोई भी इंसान इस पत्र प्रतिज्ञा पत्र को सिग्नेचर करा प्रतिज्ञा पत्र को मानने के लिए पैसा नहीं देगा, कोई भी इस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मतलब सारे लोग ट्रीट करते हैं कि ये तो फ्री का है, इसे तो गवर्नमेंट देगी, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देगा कि वो कोलेटरल को वैल्यूएबल रखे। कोई पैसा इंसान उसके लिए नहीं देगा, इन्वेस्टमेंट के लिए देगा। कोलेटरल के वैल्यू मेरा क्या लेना देना, वो तुम्हारा कोलेटरल तुम जानो। इंफॉर्मेशन अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेंट को भर्ती कराने के लिए कौन पैसा देगा? कोई नहीं देगा। बोलेगा मैं इन्वेस्टमेंट के लिए दूंगा, अकाउंटेंट के लिए मैं क्या दूंगा पैसा? दैट्स ट्रीट लाइक अ फ्री राइडर प्रॉब्लम, कि फ्री की चीज है ये, इसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं दूंगा। दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम कि लोग कोई ध्यान भी नहीं रखते, रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विडेंट के लिए पैसे भी नहीं देते। गेटिंग माई पॉइंट? इस कारण ये फॉलो नहीं होता कि अकाउंटेंट ज्यादा फॉर्म भर्ती नहीं करते, ज्यादा डिजायरेबल वेरिएबल नहीं शो नहीं करते, क्योंकि पैसे ही उसके लिए नहीं दे पेड किया जा रहा है, तो फर्म कितना अपने आप का लॉस होता है। सो दैट इज द रिस्ट्रिक्टिव कॉन्विडेंट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये हमारा पार्ट है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की, जो मैंने कल बताया था कि इससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरी, और एक दो और, जैसे मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर को कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो वो सब कुछ थ्योरी। और एक क्वेश्चन इससे बनेगा एकदम। हाँ, ये जो बोला था कि डॉक्टर वाई बी रेड्डी, जो उन्होंने L1 L2 L3 NM0 NM1 वगैरह सब दिया था, उससे बन सकता है। मल्टीप्लायर डिफाइन करिए कैसे, डिराइव द मनी मल्टीप्लायर, तो आपको यही क्वेश्चन डिराइव करना होगा। मैं बता रखा हूँ वीडियो के अंदर सारा, मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। जो अभी पढ़ा उससे क्या क्वेश्चन पूछे, जो हम लोगों ने एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन किया, क्या उससे क्वेश्चन पूछे। देखिए, इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोरल हजार्ड। इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट क्या था? शेयर मार्केट, शेयर्स बेचना। तो वो क्या क्रिएट करता है? मोरल हजार्ड। क्यों? जब आप कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो क्या आप उसका पार्ट हो गए, प्रॉफिट हो लॉस हो आप उसका पार्ट हो गए। तो कंपनी क्या डिसीजन लेती है अपने मन मुताबिक कि चलो भैया मेरे को उतना ज्यादा लॉस नहीं है, वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट लेती है। आपके शेयर्स खरीदने के बाद, एक बार हो जाने के बाद, शेयर्स का ट्रेड हो जाने के बाद, वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट लेती है। तो उसे क्या कहते हैं? मोरल हजार्ड, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, है ना। कि जो अभी मैंने बताया, जो मैनेजर और फर्म के बीच में जो हुआ गैपिंग, दैट इज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन मोरल। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा मोरल हजार्ड क्या है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है, इक्विटी मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था कल, रवीश को पता होगा, 10,000 9,000 1,000 करके कल एग्जाम्पल दिया। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना होगा कि अगर आप 90% आप पैसा लगा रहे हैं, मैनेजर का 10% पैसा है, लेकिन पूरा मेहनत मैनेजर किया, और मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा है कौन? जा फर्म का ऑनर, जिसके पास 90%। तो क्यों मेहनत? मेहनत तो बेकार का, तो वो तो छुपाएगा ही। समझ रहे हो ना? दैट्स ग्रेट मोरल हजार्ड। हाउ हैव डिप्ट मार्केट कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज एज अ फिजिबल अल्टरनेटिव टू इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्यों लोन देना सही है देन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट, बैंक के नजरिए से, इन पार्टिकुलर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मोरल हजार्ड। क्यों लोन देना सही है देन डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट्स? बताइए। क्योंकि लोन जो है वो मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होता। कल भी मैंने बताया था कि बैंक जो है वो लोन क्यों ज्यादा देती है देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। क्यों वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती? बिकॉज इक्विटी मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, ये मार्केट में ट्रेडेबल होता है, मार्केट में ट्रेडेबल होता है। समझ रहे हो ना? ट्रेडेबल होता है। इसमें इसमें क्या होता है, इक्विटी मार्केट के अंदर आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, आप उसका पार्ट हो गए, चाहे भैया लॉस हो चाहे गेन हो। लॉस भी होगा तो आप उसका पार्ट होंगे, गेन भी होगा तो आप उसका पार्ट होंगे।
बट डेप्थ आप किसी को उधार देते हैं तो भैया तुम कुछ भी करो, इस पैसे कुछ भी करो, तुम्हारा लॉस हो प्रॉफिट हो हम नहीं जानते, मेरा पैसा तुम वापस करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हारे लिए क्या बेटर होगा? डेप्थ देना ना, लोन देना ना, देन इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। दैट्स व्हाई डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर देन व्हाट दिस वन। सो दैट्स व्हाई ये डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉस गेन क्या होता है हम नहीं जानते, हमको सिर्फ मेरा पैसा दो। ठीक है ना? उसी तरीके से बी अगर देखा जाए तो हाउ डू बैंक फंक्शन व्हेन देयर इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द मार्केट? कैसे बैंक फंक्शन करती बताइए? तो बैंक फंक्शन लाइक अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मैं बता रखा हूं है ना, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरह वर्क करते कि सेवर से भैया पैसे उठाओ, जो पैसे सेव किया है और ये बैंक हुई, और जो पैसा बोरोवर चाह रहा है उसको पैसे दे दो, है ना, यहाँ से 5%, यहाँ से 7% और कुछ इंटरेस्ट 2% का, ये बैंक अर्न किया, है ना। बैंक फंक्शन करती है वो डेप्थ डेप्थ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट के अंदर कम इन्वेस्ट करती है, बिकॉज उसके अंदर शेयर्स फिर से लॉस होगा उसके लिए। गेटिंग? तो ये है जो फंक्शन बैंक इस तरीके से वर्क करते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं, जस्ट वर्क लाइक अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। What do you mean by restrictive covenant? बता चुका हूं। How does the problem of the labor market influence the financial structure? कैसे लेमन मार्केट? तो पता होगा, मैं कल के वीडियो में बता रखा है, लेमन मार्केट किसे कहते हैं? कार का मार्केट। आप गए खरीदने के लिए, छुपाया गया आपसे कौन सा अच्छा कार है कौन सा खराब कार है। उसी से मैं रिलेट करके बताया था फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बॉन्ड मार्केट के अंदर कैसे लेमन मार्केट होता है ना। छुपाते हैं आपसे कि कौन अच्छा कंपनी है कौन खराब कंपनी है, आपको नहीं पता। आप क्या करेंगे? बीच बीच वाला प्राइस पे करेंगे। तो अच्छा कंपनी जो होगा उसका आप शेयर खरीद नहीं सकते, क्योंकि आप एवरेज प्राइस दे रहे हैं, एवरेज शेयर का प्राइस अच्छा कंपनी का ज्यादा प्राइस होगा। और जो खराब कंपनी होगा वो खरीद सकते हैं आप, उसका कम है, एवरेज से कम है उसका शेयर्स का प्राइस, बट आप देखेंगे नहीं ये खराब है इसको नहीं खरीदेंगे, तो अच्छा आपको बेच नहीं रहा है और खराब आप खरीदना नहीं चाहते, इसलिए होगा ही नहीं ट्रेड। गेटिंग माय पॉइंट? तो बॉन्ड मार्केट के अंदर वैसे ही डेप्थ मार्केट के अंदर आपको नहीं पता कौन सा अच्छा कंपनी कौन सा खराब कंपनी, कितना लोन दे कितना परसेंट इंटरेस्ट है, अच्छा कंपनी कम इंटरेस्ट रेट पे लेगा, खराब कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको नहीं पता तो आप एवरेज लेंगे कि 5%, अगर अच्छा रहता तो 10%, खराब रहता तो बीच का 7.5% लेते। अच्छा कंपनी के पास जाएंगे, बोलेगा नहीं मैं तो 5% दूंगा, मैं 7.5 नहीं दूंगा, वो लोन नहीं लेगा, बोलेगा नहीं ज्यादा आप ले रहे नहीं खरीदे। खराब कंपनी के पास जाएंगे, 7.5% पे लोगे, हाँ लूंगा, आप देखेंगे ये खराब है मैं ही नहीं दूंगा। क्या हुआ? एक बार वो नहीं लिया, एक बार मैं नहीं दिया, हुआ ही नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम इन द डेप्थ मार्केट। कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं? तो बताना होगा आपको थ्रू प्राइवेट सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बैंक बीच में आएगा, इसको सॉल्व करेगा, लाइक कार 24 आएगा और इस चीज को सॉल्व करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? नीचे क्या है? आर डेप्थ फ्री फ्रॉम मोरल हजार्ड प्रॉब्लम? क्या आप जिसको डेप्थ देते हैं क्या वो फ्री है मोरल हजार्ड से? अरे तो अब भी तो वो पढ़े हैं कि डेप्थ मार्केट जो है वो मोरल हजार्ड प्रॉब्लम क्रिएट होता है डेप्थ मार्केट में, क्योंकि व्हाट, लोग होने के बाद रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं, रिस्कियर चीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो नो, दिस इज नॉट फ्री। व्हाई? बिकॉज पीपल यूज दिस मनी इन रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, दिस लोन अमाउंट मनी इन रिस्कियर इन्वेस्टमेंट। तो हाउ दिस कैन बी सॉल्व? कैसे इस तरीके इसको सॉल्व कर सकते? अभी मैंने बताया कोलेटरल लो, नेटवर्थ ज्यादा करो, या फिर वेंचर कैपिटल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू। तो दिस आर द क्वेश्चन। और क्या? हाउ डज बैंकिंग सेक्टर सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन एडवर्स सिलेक्शन? तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर कैसे बैंकिंग सेक्टर सफर करता है, तो ये आपको बताना होगा। हाउ डज बैंकिंग सेक्टर सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? कैसे छुपाया जाता है इंफॉर्मेशन को, है ना, बैंकिंग सेक्टर कैसे सफर करता है? तो बताइए, इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का कागज दिखाया गया बैंकिंग सेक्टर के पास इतना है, लेकिन एक्चुअल में था नहीं, छुपाया गया, सफर करेगा। रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में यूज करेगा, बाद में जाकर के सफर करेगा, है ना। एडवर्स सिलेक्शन, एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है वो सब सारा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय बैंक फॉर काउंटरिंग एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्या वेरियस क्या वेरियस स्ट्रेटेजी है जो अपनाती है बैंक? बताइए।
तो बैंक क्या अपनाती है, कोलेटरल लेती है। बैंक क्या सेम क्वेश्चन, नेट वर्थ लेती है। बैंक क्या अपनाती है कि ज्यादा वो स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं, वो अपने पास ही पैसे रखती है। तो ये सारी चीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन इक्विटी मार्केट? फिर से मैनेजर और फर्म ऑनर की स्टोरी। हाउ कैन इट विल बी सॉल्व? थ्रू मॉनिटरिंग, थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन लगा करके, है ना, कि ये तुमको फॉलो करना है नहीं तो जेल में डाले। और थ्रू क्या? वेंचर कैपिटल। सो दिस आर द क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, लास्ट 6 ईयर, है ना। 2016 के बाद सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया। हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते। सो दिस आर द वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मैं बार बार बात कर चुका हूं, इसलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ते, क्योंकि ये चीज मैं रिवाइज करा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराया, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे थोड़ा स्लोली चलूंगा, आराम से चलूंगा, क्योंकि इस चीज को मैं असाइनमेंट के टाइम पे भी कर चुका था। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फास्ट। अब क्या? अब देखिए, अब हमारा क्या है? अब हमारा है कि भैया एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली, है ना। उसके अंदर एडवर्स सिलेक्शन पहले छुपाना, और क्या, मोरल हजार्ड बाद में इंफॉर्मेशन छुपाना। क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, मोरल हजार्ड में कैसे प्रॉब्लम होता है, क्या सॉल्व करें। बस यही याद रखना है कि एडवर्स सिलेक्शन के अंदर क्या आता है हमारा, उसके अंदर लेमन मार्केट, कार का मार्केट, किसके अंदर? एडवर्स सिलेक्शन के। और मोरल हजार्ड के अंदर क्या आता है? बाद में इंफॉर्मेशन छुपाना। कौन छुपाता है? मैनेजर। हो जाने के बाद ट्रांजेक्शन, तो वो मैनेजर। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम किसमें? मोरल हजार्ड। और एडवर्स सिलेक्शन में क्या चीज हमारा? लेमन मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2-3 तरीके, ये सारा चीज, बैंक कैसे फंक्शन करता है, ये सारा। अब आता है एक इसी के ऊपर क्वेश्चन है, एडवर्स सिलेक्शन और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है कि व्हाई सम कंट्रीज ग्रो फास्टर व्हाइल अदर कंट्रीज ग्रो स्लो। क्यों कुछ कंट्री जो होते हैं वो ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ कंट्री जो होते हैं वो कम तेजी से ग्रो करते हैं? व्हाट आर द रीजन? तो क्या रीजन हो सकता है? ये एग्जांपल, यूएसए, रशिया। यूएसए ज्यादा तेजी से ग्रो किया, दैट इज बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। यूएसएसआर कम तेजी से ग्रो किया, दैट बिकम अ डेवलपिंग इकोनॉमी। व्हाई? तो देखिए, लेस ग्रोइंग कंट्री में क्या होता है? लेस ग्रोइंग कंट्री में एक ही चीज, अभी आप देखें कि बैंक फंक्शन कब अच्छी तरीके से करेगा? जब उससे इंफॉर्मेशन कम छुपाया जाए। गेटिंग माय पॉइंट? बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है कि जो इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को उजागर करना, बीच में आकर के उजागर करना, देखना। लेकिन फिर भी अगर लोग बैंक का इंफॉर्मेशन छुपा रहे, दैट्स बैड थिंग। तो एडवर्स सिलेक्शन अभी भी है, इसके अंदर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अभी भी है। समझ रहे हो ना? तो ये इंफॉर्मेशन को लाना, इंफॉर्मेशन को उजागर करना, वही तो काम है बैंक का। कि सेवर का क्या इंफॉर्मेशन है, बोरोवर का क्या इंफॉर्मेशन है, दोनों को मिलाओ। यही तो काम है बैंक का। तो इंफॉर्मेशन उजागर करना, लेकिन फिर भी अगर छुपाया जा रहा है, दैट्स बैड थिंग। बैंक बैड तरीके से फिर वर्क करेगा। तो अब देखिए, कब 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 लेस ग्रोइंग कंट्री की क्या खासियत होती है, क्या होती है, क्यों वो लेस तरीके से वो ग्रो करता है? पहला, पुअर लीगल सिस्टम। पुअर लीगल सिस्टम का मतलब, सपोज इंफॉर्मेशन छुपाया गया कि सपोज इंफॉर्मेशन छुपाया गया और वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में वो यूज किया, पैसे को, बैंक के पैसे को रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में यूज किया, जिसके कारण लॉस हुआ और वो लोन नहीं दे पाया, डिफॉल्टर हो गया। बैंक ने कोलेटरल ले रखा था, तो जाएगा अब कोलेटरल को लेकर के कोर्ट में, है ना। तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट वहां पर से जजमेंट आएगा, 3-4 साल लग जाएगा, जिसके कारण ये क्या है? पुअर लीगल सिस्टम। जिसके कारण जो कोलेट्रल है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो फैक्ट्री 4-5 सालों से बंद है, वो क्या, कारखाना बन चुका होगा। तो इस कारण पहला पहला रीजन कि पुअर लीगल सिस्टम, कि 4 से 5 साल बैंक को केस सॉल्व करने में लग जाएगा। कोई अगर डिफॉल्टर है उसका केस सॉल्व करें, नीरव मोदी जो जो भी है, वो सबका केस सॉल्व करने में 4 से 5 साल लगे। तो पुअर लीगल सिस्टम के कारण हो सकता है पीछे। दूसरा, इनएडिक्यूट इनएडिक्यूट गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है?
गवर्नमेंट का रेगुलेशन लगाना, गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाए नहीं, तुमको ये जो पैसा है ना, तुमको फार्मर को देना है, तुमको फार्मर को चिप में लोन देना है, फ्री में तुमको लोन देना है, फार्मर को फर्टिलाइजर के लिए तुमको फ्री में लोन देना है। बैंक के ऊपर रेगुलेशन लगा है कि तुमको यही काम करना है, तुमको इसको पैसे देना है, इसको पैसे नहीं देना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द गवर्नमेंट रेगुलेशन होने के कारण बैंक अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। पुअर लीगल सिस्टम होने के कारण बैंक अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। पुअर, खराब तरीके से, वो लोन ही नहीं जब लेगा तो बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा, है ना। डिफॉल्टर्स डिफॉल्ट करके चले जाएंगे, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, वो क्या होगा, दिवालिया हो जाएगा। तो लीगल सिस्टम कारण बैंकिंग सिस्टम खराब होगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाएगा, यहाँ करो काम, यहाँ काम करो, बैंकिंग सिस्टम खराब कर देगा। समझ रहे हो ना? तो ये फिर क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम एंड स्टेट ऑनरशिप ऑफ बैंक। मतलब क्या, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे कि तुमको यहाँ डायरेक्ट पैसे देना है, तुमको ये चीज में तुमको सेमीकंडक्टर के अंदर तुमको चीपली लोन देना है। समझ रहे हो ना? और मैक्सिमम जो भी स्टेट बैंक होते हैं वो ऑनरशिप किसका होता है, बैंक। जी, जितना भी स्टेट बैंक होता है वो किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। तो वो ऑनरशिप होते हैं कि वो फ्री में लोन दे रहे हैं, किसको, फार्मर को फ्री फ्री में लोन दे रहे हैं, जो गरीब है उनको फ्री में लोन दे रहे हैं। ठीक है, बट इकोनॉमी के लिए गलत है, बैंकिंग सिस्टम के लिए गलत है, वो दिवालिया हो जाएगा, उसकी एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगी, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आएगा, दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम। गेटिंग ना? तो फ्री में लोन बांटना, ये बांटना, स्टेट ऑनरशिप, बैंक बैंक को रेगुलेट करना। बैंक का माई बाप कौन हो, गवर्नमेंट ही हो, गलत बात। वो कहेगा ये करो ये करो, मेरे को पैसा दो, है ना, मेरे को पैसा कमी है तो तुम कहीं नहीं, मेरे को पैसा दोगे। जो अच्छा इन्वेस्टमेंट, जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा इन्वेस्टमेंट पे, वहां पर बैंक सोच रखा था कि मैं यहाँ पे पैसा दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, मेरे को पैसा दो। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स इज द बैड थिंग, है ना, कि वो रेगुलेशन लगा है, मतलब गले में पट्टा बांध करके रखे कि तुमको कहीं नहीं जाना, मेरे पास ही रखना। दैट इज द बैड थिंग। बैंक अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, और फिर वो लास्ट में क्या करेंगे, दिवालिया हो जाएगा, फिर वो एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद क्या, वीक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वीक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब अच्छे तरीके से बताना नहीं, है ना, अच्छे तरीके से क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, एसेट लायबिलिटी की पोर्शन को कैसे शो करना चाहिए, क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा, है ना, या जो गवर्नमेंट को पैसा दिया उसको छुपाया जाए। तो इस तरीके से वीक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण ये सब लेस ग्रो। क्यों लेस ग्रो किए? क्योंकि इनका फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो लेस ग्रो किया, इनका बैंक लेस ग्रो। बैंक का क्या काम, बैंक लोन देती, लोन से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कंपनी आउटपुट बनाएगी, आउटपुट बनाएगी तो क्या होगा, लोग पास पैसा है, पैसा आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना? बैंक का क्या काम है, बैंक का काम है कि बैंक क्या देगी, 1 सेकेंड, बैंक का काम है, बैंक तुमको क्या देगी, बैंक का काम है तुमको फंड देगी, लोन देगी। तुमको लोन दी तो तुम क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट तुमने किया तो आउटपुट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा आउटपुट। तुम कम, तो लोगों को इनकम क्या होगा, फिर ज्यादा होगा, जीडीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बैंक का ये फंक्शन। और बैंक अच्छे तरीके से फंक्शन ही नहीं करेगी, उसके पास लोन के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि पहला, डिफॉल्टर्स हो गए, पुअर लीगल सिस्टम होने के कारण 4-5 साल लग रहा, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है यहाँ पैसे, यहाँ पे लोन नहीं दे सकते, गवर्नमेंट खुद पैसा ले रहा है तो पैसा मेरे पास कम बचा, वीक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने के कारण बैलेंस शीट गड़बड़ाया। तो इस कारण क्या, अगर बैंक अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा तो जीडीपी हमारा अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर जीडीपी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा तो सिंपल हमारा कंट्री क्या होगा, लेस डेवलप्ड, लेस ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। सो दैट्स द, समझ रहे हो ना, कि क्या क्यों लेस डेवलप इकोनॉमी था, क्योंकि फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो नहीं डेवलप किया जो करना चाहिए, है ना, इसके ऊपर रेगुलेशन बहुत ज्यादा। तो ये चीज, अब बात आता है कि इस चीज को कैसे सही किया जाए, टूल्स टू सॉल्व एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेस इफेक्टिव। मतलब कि मतलब क्यों क्यों यहाँ पर लेस ग्रो किया, बैंक का यूज कम है,
बैंक का यूज लोग कम कर रहे हैं, लोग कम जा रहे हैं, डिफॉल्टर्स ज्यादा हो रहे हैं, बैंक के पास पैसे नहीं है तो लोग कम जा रहे हैं, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट क्या हो पाया, कम हो पाया बैंकिंग सिस्टम का, दैट्स व्हाई लेस ग्रोइंग। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है हमें, अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारा प्रॉब्लम था जिस कारण लेस ग्रोइंग, इस कारण कंट्री लेस ग्रो किया। लेकिन एग्जाम्पल है, चाइना में ये सब होने के बावजूद चाइना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया। मतलब 1990s के बाद चाइना सबसे ज्यादा ग्रो किया। व्हाट आर द रीजन, क्या रीजन है इसकी कि चाइना ये होने के बावजूद वो क्या सबसे ज्यादा ग्रो किया, ये सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद वो चाइना सबसे ज्यादा ग्रो किया। व्हाट आर द रीजन, क्यों? अभी मैंने पढ़ा कि ये सब चीज होगा तो क्या होगा, ग्रो कम करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि चाइना एक्सेप्शन है कि भैया कि ये सब होने के बाद भी वो ज्यादा ग्रो कर रहा है। व्हाट आर द रीजन? तो रीजन क्या था कि चाइना के अंदर जो लोग हैं ना, वो 40% सेव करते हैं। क्या करते हैं? 40% पैसा सेव करते हैं चाइना के अंदर लोग। समझ रहे हैं? तो 40 मतलब लोग ज्यादा पैसे बचा रहे हैं। इससे क्या होगा कि वहां की बैंकिंग सिस्टम जो होगी वो क्या, उनके पास फंड, वो बैंक में जाकर के जमा करेंगे या पैसे बचाएंगे तो उससे क्या खरीदेंगे, कैपिटल स्टॉक, जमीन खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, कार्स खरीदेंगे। तो ये क्या, कैपिटल स्टॉक वो खरीदेंगे। गेटिंग? अगर आप सेव ज्यादा कर रहे हो तो आप कैपिटल क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, हाउस, कार, जमीन। तो ये क्या, कैपिटल स्टॉक आप क्या कर दोगे, ज्यादा, बिल्डिंग। तो ये चीज, साथ ही साथ कैपिटल खरीदने के साथ मशीन तो खरीद लिया, पैसा ज्यादा बचाते हैं जिसके मशीन खरीदा। लेकिन मशीन तो अपने आप नहीं चलेगा, उसके लिए तो लोग चाहिए। तो चाइना में क्या हुआ कि वहां के जो लोग जो एग्रीकल्चर के अंदर वर्क करते थे, उनको स्किल्ड लेबर फोर्स बनाया गया, उनको थोड़ा पढ़ाया गया कि ये चीजें ऐसे मशीन चलेगी, और उसके बाद उनको मैन्युफैक्चर में लाया गया। समझ रहे हो? तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग को कहाँ ला गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ला गया। तो शिफ्टिंग ऑफ लेबर इनटू हाई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लाया। तो पैसा ज्यादा बचाए, मशीन ज्यादा खरीदे, लोग ज्यादा मशीन के यूज कर रहे हैं, जिससे क्या, ज्यादा मशीन से आउटपुट बनेगा। अगर आउटपुट ज्यादा बनेगा तो लोगों के पास इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो हमारा जीडीपी ग्रोथ करेगा। यस और नो? यस। तो इस वजह से चाइना के अंदर ग्रोथ हुआ। क्यों? सेविंग ज्यादा, फिर से साथ साथ सेविंग ज्यादा, जिसके कारण मशीन ज्यादा, लेबर मशीन को चलाने के लिए उनको, जिसके कारण ज्यादा आउटपुट बना होगा, उनको इनकम मिला होगा, जिसके कारण जीडीपी बढ़ा। तो दिस आर द रीजन व्हाई चाइना इज ग्रोइंग। ओके, बट अब यहां पर काउंटर है कि सेम चीज अपनाया था सोवियत यूनियन ने 1950s के टाइम में। सोवियत यूनियन सेम थिंग किया था, बट उसका कोई स्टोरी नहीं सुना था। क्यों? वो अनसक्सेस, वो सही तरीके सेम चीज किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वाई? सेम चीज किया कि पैसा भी बचाया, मशीन भी खरीदा, लोग को भी एग्रीकल्चर से इसके अंदर भेजा, ज्यादा आउटपुट भी बनाया, फिर भी वो नहीं किया, ज्यादा उसकी स्टोरी नहीं सुनाई देती। क्यों? वो ग्रो उतना नहीं किया, बिकॉज इट्स इनएबिलिटी टू डेवलप इंस्टीट्यूशन। वो सारा काम किया 1950 के टाइम में, सोवियत यूनियन ने सेम चीज किया, सेविंग किया, सेविंग लोग ज्यादा करते थे, कैपिटल स्टॉक ज्यादा हो गया, लोग एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में आए, ज्यादा आउटपुट बना, इनकम ग्रोथ। सेम चीज किया जो चाइना कर रहा है देख करके सोवियत यूनियन को किया था। अंतर क्या? अंतर आया क्योंकि सोवियत यूनियन ने डेवलप नहीं किया कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से। इनएबिलिटी टू डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन necessary to sustain financial development and the growth was an important reason for the demise of the superpower। इसका मतलब क्या कि सोवियत यूनियन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया बैंक वगैरह सब पे कि नया नया बैंक खोला जाए। बैंक खोलने से क्या होगा, लोग पैसा सेव कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों का पैसा का सेव, सारे लोग तो खुद नहीं मशीन खरीदेंगे जा करके, कंपनी खरीदेगी। तो कंपनी को क्या चाहिए, पैसा, और लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर। तो डायरेक्ट कंपनी को पैसा देना, लोग, बहुत दिक्कत होता है डायरेक्ट लोगों से पैसा लेना, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज, है ना। तो लोग, तो ये बीच में क्या आता है, बैंक आता है, और ये कंपनी को पैसे देगा, कंपनी क्या करेगा, मशीन कर देगा, और सेम आदमी जो पैसे इसको भर्ती करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये बैंक का काम होता है।
अब बैंक है ही नहीं तो मशीन कैसे होगा? होगा नहीं होगा। तो ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर वगैरह सबकी ग्रोथ, जिस कारण ग्रोथ क्या हुआ, डिप्ड हुआ। गेटिंग माई पॉइंट कि लोग पास पैसा होने के बावजूद वो गलत गलत चीजों में या सही सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। वो ज्यादा पैसा ज्यादा है, चलो ज्यादा खाएंगे, सेव क्या करें, उनको नहीं पता कि मशीन या कोई कंपनी को पैसा चाहिए, उनको नहीं पता। तो इस कारण हमारा ये सुपर पावर क्या हो गया, डिमाइज, नीचे नीचे गिर गया। इसकी स्टोरी किसी को नहीं सुनाया जाता, ठीक है ना। ये चीज चाइना के क्या किया, चाइना इस चीज से सीखा, सीखा कि सोवियत यूनियन सेम काम किया लेकिन वो क्यों गिरा, क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो चाइना क्या किया, इससे लर्न किया कि नहीं, हमको बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट करना होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट जरूर